कल्पना कीजिए, आप एक सुनसान रेगिस्तान में खड़े हैं। आपके सामने 14 फीट ऊंची सीमा दीवार है। ऊपर एक पुरानी जीप फंसी हुई है और उस जीप के अंदर छुपा है ऐसा राज जो एक लड़की की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। वो लड़की है एक समय की नशे की आदी, एक समय की सर्वाइवर। लेकिन अब वो ऐसी दुनिया में कदम रखने वाली है जहां हर फैसला मौत, धोखे और बर्बादी की तरफ ले जाता है। और यकीन मानिए, जो इस सीजन में होने वाला है उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि आज हम समझने वाले हैं यूफोरिया सीजन 2026 की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर अंत तक। और कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब रू एक ऐसी गलती कर बैठती है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देती है। कई साल बीत चुके हैं। हाई स्कूल की जिंदगी अब पीछे छूट चुकी है। हर किरदार अपनी अपनी जिंदगी में बिखर चुका है। लेकिन एक चीज नहीं बदली, और वो है, हम देखते हैं कि रू अपनी पुरानी जीप लेकर मेक्सिको बॉर्डर के पास पहुंचती है। उसके चेहरे पर घबराहट है, आंखों में बेचैनी है और दिल में एक ऐसा डर जिसे वो खुद भी स्वीकार नहीं करना चाहती। वो जीप को तेजी से चलाती है, सीधे उस विशाल बॉर्डर फेंस की तरफ। दीवार के दोनों तरफ लोहे के रैंप लगे हुए हैं। रू गैस पैडल दबाती है, जीप ऊपर चढ़ती है। लेकिन तभी गाड़ी बीच में फंस जाती है। पूरा वाहन हवा में अटक जाता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ मेक्सिको और बीच में रू। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन फिर वो गाड़ी से उतरती है, पीछे एक बैग छोड़ देती है और बिना पीछे देखे चल पड़ती है। उस क्षण हमें नहीं पता कि वो कहां जा रही है, लेकिन जल्द ही सच सामने आ जाता है। कुछ समय पहले रू ने लॉरी नाम की खतरनाक ड्रग डीलर से पैसा उधार लिया था। उस समय उसे लगा था कि ये सिर्फ एक छोटा सा कर्ज है, लेकिन अब ब्याज इतना बढ़ चुका है कि उसकी जिंदगी ही गिरवी पड़ गई है। लॉरी उसे अपने सामने बैठाती है। उसकी आवाज शांत है, लेकिन उसके शब्द किसी हथियार से कम नहीं। वो बताती है कि मूल कर्ज लगभग $10,000 था, लेकिन अब ब्याज जोड़कर रू पर करोड़ों डॉलर का बोझ चढ़ चुका है। बेशक ये रकम अवास्तविक लगती है, लेकिन लॉरी को पैसों से ज्यादा कुछ और चाहिए, रू की आजादी। और यहीं से शुरू होती है उसकी नई जिंदगी। अब रू के पास कोई विकल्प नहीं है। या तो कर्ज चुकाओ या जिंदगी भर गुलामी करो। लॉरी उसे एक नया काम देती है, ड्रग्स की तस्करी। रू की पार्टनर बनती है फे। दोनों लड़कियां एक ऐसा काम करती हैं जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। वे ड्रग से भरे दर्जनों पैकेट निगलती हैं और उन्हें अपने शरीर के अंदर छुपाकर सीमा पार ले जाती हैं। ये काम बेहद खतरनाक है। एक छोटी सी गलती और मौत निश्चित। सीजन हमें दिखाता है कि ये दुनिया कितनी निर्दयी है। एक लड़की सिर्फ इसलिए मर जाती है क्योंकि उसके पेट में मौजूद एक पैकेट फट जाता है, और उसी पल रू समझ जाती है कि अब वो किसी खेल का हिस्सा नहीं रही। वो मौत के कारोबार में उतर चुकी है। पहली डिलीवरी पूरी होने के बाद रू लॉरी के घर जाती है, लेकिन ये कोई साधारण ड्रग डीलर का अड्डा नहीं लगता। ये जगह अजीब है, डरावनी है और असहज कर देने वाली है।
यहाँ लॉरी का बेटा वेन है, उसके रिश्तेदार हैं, और हर कोई ऐसा लगता है जैसे किसी अंधेरी कहानी से निकल कर आया हो। रू जितना ज्यादा इस परिवार को देखती है, उतना ही ज्यादा असहज महसूस करती है। उसे लगता है कि वो गलत जगह पर फंस चुकी है, लेकिन अब निकलने का रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हम मिलते हैं लेक्सी से। लेक्सी अब हॉलीवुड में काम कर रही है। उसने अपनी जिंदगी को किसी तरह पटरी पर ला लिया है। वो एक मशहूर अभिनेत्री की असिस्टेंट है। हर दिन भाग दौड़, हर दिन संघर्ष, लेकिन कम से कम वो अपराध की दुनिया में नहीं है। रू उससे मिलने पहुंचती है। दोनों के बीच पुरानी दोस्ती की झलक दिखाई देती है, लेकिन साथ ही एक दूरी भी महसूस होती है, क्योंकि दोनों की दुनियाएं अब बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। और सबसे दिलचस्प बात, रू झूठ बोलती है, बहुत सारे झूठ, क्योंकि सच बताने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची। अब कहानी हमें ले जाती है कैसी के पास, और यहीं से हालात और अजीब होने लगते हैं। कैसी अब नैट के साथ रह रही है। उसका सपना है एक परफेक्ट शादी, एक परफेक्ट जिंदगी, एक परफेक्ट भविष्य। लेकिन समस्या ये है कि उसकी पूरी दुनिया दिखावे पर टिकी हुई है। वो सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाना चाहती है, अपने शरीर को ब्रांड बनाना चाहती है, और किसी भी कीमत पर अपने सपनों की शादी चाहती है। नैट इस सबसे खुश नहीं है, लेकिन कैसी अब किसी की सुनने वाली नहीं। उसे सिर्फ अपना सपना दिखाई दे रहा है, और यही सपना आगे चलकर उसकी बर्बादी की वजह बनने वाला है। उधर रू अपने पुराने मेंटर अली से मिलती है। अली शायद इस पूरी कहानी का सबसे समझदार इंसान है। वो रू की आंखों में देख लेता है कि कुछ गलत है, बहुत गलत। रू उसे बताती है कि वो हाल ही में एक धार्मिक परिवार से मिली थी। एक ऐसा परिवार जो शांति में जी रहा था, जहां लालच नहीं था, जहां नशा नहीं था, जहां डर नहीं था। और पहली बार रू सोचती है, क्या भगवान सच में उसकी मदद कर सकते हैं? क्या वो बदल सकती है? क्या उसकी जिंदगी में अब भी उम्मीद बची है? लेकिन उसे अभी ये नहीं पता कि उसकी जिंदगी में प्रवेश करने वाला अगला इंसान उसके हर विश्वास की परीक्षा लेने वाला है। अलामो कोई साधारण गैंगस्टर नहीं है। उसकी मौजूदगी ही लोगों को खामोश कर देती है। वो एक विशाल स्ट्रिप क्लब का मालिक है, लेकिन असली कारोबार कुछ और है। ड्रग्स, तस्करी और मौत। जब रू पहली बार उसके सामने बैठती है, अलामो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। कमरे में मौजूद हर इंसान उसकी तरफ देख रहा है। रू घबराई हुई है, लेकिन वो इसे छुपाने की कोशिश करती है। अलामो मुस्कुराता है और फिर एक अजीब सवाल पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? सवाल साधारण है, लेकिन कमरे का माहौल ऐसा है जैसे किसी अदालत में फैसला सुनाया जा रहा हो। रू अपना परिचय देती है और पहली बार अलामो उसकी तरफ दिलचस्पी से देखता है। उसे लगता है कि ये लड़की बाकी लोगों जैसी नहीं। उसी समय एक ऐसी गलती हो चुकी है जिसके नतीजे जल्द सामने आने वाले हैं। ड्रग्स की एक खेप जो रू ने पहुंचाई थी, गलती से फेंटेनल से दूषित हो जाती है, और ये गलती जानलेवा साबित होती है। अलामो के क्लब में काम करने वाली एक डांसर उस ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। कुछ मिनट बाद वो ज़मीन पर गिर पड़ती है। उसका शरीर कांपने लगता है। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो मर जाती है। जब अलामो को सच्चाई पता चलती है तो पूरा माहौल बदल जाता है। अब ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं रहा, ये बदले का मामला बन चुका है। वो सीधे लॉरी को फ़ोन करता है और एक बात साफ कर देता है। उधर लॉरी भी समझ जाती है कि हालात बिगड़ चुके हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह शांत रहती है, जैसे किसी को मरना कोई बड़ी बात ही ना हो। और यहीं रू की जिंदगी फिर बदल जाती है। लॉरी अपना फैसला सुनाती है। रू अब उसकी नहीं रही, वो उसे अलामो के हवाले कर देती है, सिर्फ एक इंसान की तरह जिसका सौदा किया जा सकता हो। रू के लिए ये झटका बहुत बड़ा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं। अब वो अलामो के लिए काम करेगी और उसके बदले उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। पहली बार रू को लगता है कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अलामो रू को अपने क्लब की देखरेख का काम देता है। सुनने में ये पद बड़ा लगता है, लेकिन असलियत कुछ और है।
रू दिन भर गंदगी साफ करती है, लड़ाइयाँ रोकती है, नशेड़ियों को संभालती है और उन लड़कियों को देखती है जो अपनी मजबूरी बेचकर जिंदा हैं। धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये जगह सिर्फ एक क्लब नहीं, ये एक जेल है जहाँ हर कोई किसी न किसी तरीके से कैद है। इसी क्लब में उसकी मुलाकात होती है एंजल नाम की डांसर से। एंजल बाकी लोगों से अलग है, उसके अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। दोनों की दोस्ती होने लगती है। रू पहली बार किसी के सामने खुलकर हंसती है। कई महीनों बाद उसे लगता है कि शायद जिंदगी में अभी भी कुछ अच्छा बचा है। लेकिन यूफोरिया की दुनिया में खुशी कभी ज्यादा देर नहीं टिकती। दूसरी तरफ मैडी की जिंदगी भी बदल रही है। महामारी के दौरान उसने सोशल मीडिया की ताकत को समझ लिया था। वो लोगों को वायरल बनाना सीख चुकी थी। फॉलोअर्स को पैसे में बदलना और लोगों की सपनों को बिजनेस में बदलना अब उसकी खासियत थी। एक लड़की को उसने इंटरनेट स्टार बना दिया और यहीं से मैडी को अपने अंदर एक नया सपना दिखाई देने लगा। वो अब सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड नहीं रहना चाहती, वो खुद ताकत बनना चाहती है। फिर एक दिन मैडी के फोन पर एक मैसेज आता है। भेजने वाली वही कैसी जिसने कभी उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैडी हैरान रह जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिर इतनी नफरत के बाद कैसी उसे क्यों याद कर रही है। लेकिन जब दोनों मिलती हैं तो सच्चाई सामने आती है। कैसी को मदद चाहिए। कैसी अब सोशल मीडिया स्टार बनना चाहती है। वो इंटरनेट पर मशहूर होना चाहती है। वो करोड़ों कमाना चाहती है और उसे लगता है कि मैडी ही उसे ये सब दिला सकती है। उसका सपना अब सिर्फ शादी नहीं रहा, वो पूरी दुनिया की नजरों में आना चाहती है। लेकिन इस महत्वाकांक्षा की कीमत बहुत बड़ी होने वाली है। उधर नैट की जिंदगी भी धीरे धीरे टूटने लगती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, महल जैसा घर, सुंदर पत्नी, सफल बिजनेस, लेकिन पर्दे के पीछे वो बर्बादी के कगार पर खड़ा है। उस पर लाखों डॉलर का कर्ज है और जिससे उसने पैसा लिया है वो कोई बैंक नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक अपराधी है। हर महीने कर्ज बढ़ रहा है और अब समय निकलता जा रहा है। नैट पहली बार डर महसूस करता है, वो डर जो आगे चलकर उसकी पूरी दुनिया उजाड़ देगा। उधर क्लब में रू को पता चलता है कि एंजल नशे की गिरफ्त में है और अपनी दोस्त को खोने के डर से वो एक बड़ा फैसला लेती है। वो एंजल को रिहैब भेजने की कोशिश करती है। शुरुआत में एंजल मना करती है, वो रोती है, चिल्लाती है, लेकिन रू हार नहीं मानती। आखिरकार वो खुद एंजल को कार में बैठाकर रिहैब सेंटर ले जाती है। ये शायद लंबे समय बाद रू का पहला सचमुच अच्छा काम था और कुछ पल के लिए हमें लगता है कि शायद वो बदल रही है, शायद वो खुद को बचा सकती है। लेकिन फिर सब कुछ बदल जाता है। जब रू एंजल को छोड़कर वापस लौटती है उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रिहैब सेंटर में कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई, कोई चेक इन नहीं हुआ, कोई सवाल नहीं पूछा गया, जैसे किसी को पता ही ना हो कि एंजल वहां आई है। रू घबरा जाती है। वो तुरंत फोन उठाती है और अलामों के आदमी बिशप को कॉल करती है। लेकिन उसी समय कैमरा सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक रहस्यमयी कार की ओर जाता है। कार के अंदर कोई बैठा है जो काफी देर से सब कुछ देख रहा था और जैसे ही रू वहां से निकलती है वो कार धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ती है। रू को अभी अंदाजा भी नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और यही वो पल है जहां से उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल शुरू होता है। अब तक हमने देखा कि कैसे रू एक साधारण नशे की लत से निकलकर अपराध की दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। लॉरी और अलामों जैसे खतरनाक लोगों के बीच फंसी हुई रू अब एक ऐसी सड़क पर चल रही है जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही है। उधर कैसी अपनी ऑनलाइन प्रसिद्धि के पीछे भाग रही है, मैडी ताकत हासिल कर रही है और नैट धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई दुनिया में डूब रहा है। लेकिन जो अब होने वाला है उसके लिए कोई तैयार नहीं था। जूल्स की वापसी। कहानी अब हमें वापस ले जाती है जूल्स के पास। कई उतार चढ़ाव के बाद रू और जूल्स फिर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन ये पहले जैसा रिश्ता नहीं है, अब दोनों बदल चुके हैं। उनके बीच प्यार है लेकिन भरोसा नहीं। उनके बीच यादें हैं लेकिन घाव भी हैं। एक रात रू अचानक जूल्स के दरवाजे पर पहुंचती है। उसकी जेब में ढेर सारे पैसे हैं। वो मजाक में कहती है, अब मैं तुम्हारी शुगर डैडी हूँ। दोनों हंसते हैं लेकिन इस हंसी के पीछे एक अजीब उदासी छिपी हुई है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि उनकी दुनिया कभी सामान्य नहीं हो सकती। साल की सबसे बड़ी शादी। उधर कैसी और नैट की शादी का दिन आ चुका है। ये वही शादी है जिसका सपना कैसी वर्षों से देख रही थी। महंगे फूल, शानदार सजावट, लग्जरी गाड़ियां और सैकड़ों मेहमान, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। लेकिन सिर्फ ऊपर से। अंदर ही अंदर ये पूरी शादी एक टाइम बम बन चुकी है जो किसी भी पल फट सकता है। शादी में छुपा तूफान। जब कैसी दुल्हन बनकर चर्च में पहुंचती है उसकी आंखों में खुशी है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ नैट के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और ठीक यही होता है। शादी के दौरान एक खतरनाक आदमी वहां पहुंचता है। उसका नाम है नसीम, वही इंसान जिससे नैट ने भारी रकम उधार ली थी और जिसे अब अपना पैसा वापस चाहिए।
फेज का फोन। इसी दौरान रू को एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फोन के दूसरी तरफ फेज, हाँ वही फेज, रू का सबसे भरोसेमंद दोस्त, वो जेल से फोन कर रहा है। रू की आंखें चमक उठती हैं, लेकिन फिर फेज कुछ ऐसा कहता है जो सब कुछ बदल देता है। वो बताता है कि वो जेल से भागने वाला है। उसने एक खतरनाक योजना बनाई है और अगर सब सही रहा तो वो जल्द ही आज़ाद होगा। रू खुश होती है, लेकिन उसके दिल में डर भी पैदा हो जाता है, क्योंकि वो जानती है कि इस दुनिया में कोई भी भागने की कोशिश बिना कीमत चुकाई नहीं कर सकता। लॉरी बनाम अलामो। उधर अपराध की दुनिया में युद्ध शुरू हो चुका है। अलामो अब लॉरी पर भरोसा नहीं करता और लॉरी अलामो को अपना दुश्मन मान चुकी है। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। रू बीच में फंसी हुई है। एक तरफ उसका पुराना मालिक, दूसरी तरफ नया मालिक, और दोनों एक दूसरे का खून चाहते हैं। शादी का बुरा सपना। शादी के रिसेप्शन में नसीम आखिरकार नैट का सामना करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उसने उसका पैसा नहीं लौटाया और अब समय खत्म हो चुका है। ये बात धीरे धीरे बाकी लोगों तक भी पहुंच जाती है। निवेशक घबराने लगते हैं, दोस्त सवाल पूछने लगते हैं और कैसी पहली बार महसूस करती है कि शायद उसकी परफेक्ट जिंदगी सिर्फ एक झूठ थी। लेकिन असली तबाही अभी बाकी है। कैसी का विस्फोट। जैसे जैसे शराब असर दिखाती है, कैसी का गुस्सा बाहर आने लगता है। वो सबके सामने नैट पर चिल्लाने लगती है, उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाती है, धोखा देने का आरोप लगाती है और फिर गुस्से में एक शैंपेन की बोतल खोलती है। कॉर्क सीधा उठकर नैट की आंख में लगता है। पूरा हॉल सन रह जाता है। कुछ सेकंड पहले जो शादी एक सपने जैसी लग रही थी, अब वो एक बुरे सपने में बदल चुकी है। नैट की सबसे बड़ी सजा। लेकिन असली दर्द अभी बाकी था। रात को जब नैट और कैसी घर लौटते हैं तो उन्हें लगता है कि सबसे बुरा समय गुजर चुका है, लेकिन नहीं। घर के अंदर नसीम के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। अगले कुछ मिनट पूरे सीजन के सबसे डरावने पलों में से एक बन जाते हैं। नैट को बेरहमी से पीटा जाता है, वो चीखता है, गिड़गिड़ाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। और फिर नसीम उसका एक पैर का अंगूठा कटवा देता है, सिर्फ पैसा न लौटाने की सजा के रूप में। कमरे में खून फैल जाता है। कैसी फर्श पर बैठी रो रही होती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसने किस इंसान से शादी की है। रू की दुनिया भी टूटने लगती है। उधर रू को लगता है कि वो सब कुछ संभाल रही है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। कानून अब उसके बहुत करीब आ चुका है। एक दिन ड्रग डिलीवरी के बाद वो अपनी कार में बैठकर लौट रही होती है। अचानक पीछे पुलिस की लाइटें चमकने लगती हैं। रू का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो जानती है कि अगर उसकी कार की तलाशी हुई तो सब खत्म। लेकिन जब अधिकारी उसके पास आता है तो मामला और भी खतरनाक निकलता है। वो खुद को डीईए एजेंट बताता है। डीईए की एंट्री। अब ये सिर्फ स्थानीय पुलिस का मामला नहीं रहा, ये संघीय जांच बन चुकी है। डीईए को पता चल चुका है कि रू बड़े नेटवर्क का हिस्सा है और अब वे उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। रू समझ जाती है कि उसके सामने दो ही रास्ते हैं, जेल या धोखा, और दोनों ही रास्ते बर्बादी की तरफ जाते हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे रू की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। वो लॉरी और अलामों के बीच फंस गई है। डीए उसके पीछे पड़ चुकी है। नैट कर्ज और हिंसा में डूब चुका है। कैसी का सपना टूट चुका है और हर किरदार अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। लेकिन कोई नहीं जानता कि सबसे दर्दनाक अध्याय अभी बाकी है। रू बनती है डीए की मुखबिर। डीए एजेंट रू को एक आखिरी मौका देते हैं, या तो वो 20 साल जेल में सड़े या फिर उनके लिए काम करे। रू मजबूर है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो मुखबिर बनने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, क्योंकि अगर लॉरी को पता चला वो उसे मार देगी, अगर अलामों को पता चला वो भी उसे मार देगा, और अगर डीईए को उससे फायदा न रहा तो वे भी उसे छोड़ देंगे। रू अब ऐसी दुनिया में है जहां कोई उसका दोस्त नहीं। अलामों को होने लगता है शक। शुरुआत में सब ठीक चलता है। रू जानकारी इकट्ठा करती है, डीए को देती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन धीरे धीरे अलामों को कुछ अजीब लगने लगता है। कुछ बातें मेल नहीं खा रहीं, कुछ राज बाहर कैसे पहुंच रहे हैं, कौन है जो उन्हें धोखा दे रहा है। और फिर एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। मैजिक का खुलासा। अलामों की एक लड़की मैजिक उसे एक अहम बात बताती है। वो कहती है कि रू ने फेक को पहचान लिया था, लेकिन क्लब लूटने वाले लोगों की आवाज़ें नहीं पहचानी, जबकि वो उन्हें अच्छी तरह जानती थी। यहीं से अलामों के दिमाग में शक का बीज पड़ जाता है। अब वो रू को ध्यान से देखने लगता है, और जितना ज्यादा देखता है उतना ही ज्यादा यकीन करने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। नैट का अंतिम पतन। उधर नैट की हालत और ख़राब होती जा रही है। कर्ज बढ़ चुका है, उसका बिजनेस टूट चुका है, निवेशक उसका साथ छोड़ रहे हैं और नसीम अब किसी बहाने को सुनने के मूड में नहीं। एक रात उसके लोग फिर नैट के घर पहुंचते हैं। इस बार वे सिर्फ धमकी देने नहीं आए, वे एक संदेश देना चाहते हैं। वे नैट की उंगली काट देते हैं। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं और पहली बार नैट पूरी तरह टूट जाता है। जिस लड़के को हमेशा सब पर नियंत्रण रखने की आदत थी, वो अब अपनी ही जिंदगी पर नियंत्रण खो चुका है।
कैसी की नई दुनिया। दूसरी तरफ कैसी एक नया रास्ता चुनती है। वो अपनी ऑनलाइन लोकप्रियता को बिजनेस में बदल देती है। धीरे धीरे उसके लाखों फॉलोअर्स हो जाते हैं, पैसा आने लगता है, ब्रांड डील्स मिलने लगती हैं और वो इंटरनेट स्टार बन जाती है। लेकिन अंदर से वो अब भी अकेली है। नैट के साथ बिताया गया समय उसके अंदर गहरे घाव छोड़ चुका है। वो बाहर से सफल दिखती है लेकिन भीतर से टूटी हुई है। अलामो का फैसला। अब अलामो लगभग यकीन कर चुका है कि रू उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करता। वो एक खेल खेलना चाहता है, एक ऐसा खेल जो रू को पूरी तरह तोड़ दे। एक दिन उसके आदमी रू को पकड़ लेते हैं। उसका फोन छीन लिया जाता है। उसे शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। रू समझ जाती है आज शायद उसका आखिरी दिन है। जिंदा दफन। अलामो उसे एक फावड़ा देता है और एक गड्ढा खोदने को कहता है। रू रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो खुद अपनी कब्र खोदती है घंटों तक। जब गड्ढा तैयार हो जाता है उसे उसमें डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढक दिया जाता है। सिर्फ उसका सिर बाहर छोड़ा जाता है। रात भर वो वहीं फंसी रहती है। ठंडी हवा, अंधेरा, डर और मौत का इंतजार। सुबह होते ही अलामो घोड़े पर बैठकर आता है। उसके हाथ में एक पोलो मैलेट है। वो सीधे रू की तरफ बढ़ता है। रू चीखती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कुछ समय बाद कहानी अचानक आगे बढ़ती है। कई महीने गुजर चुके हैं और हमें पता चलता है कि रू अब इस दुनिया में नहीं रही। हाँ, रू मर चुकी है। उसकी मौत कैसे हुई ये पूरी तरह नहीं बताया जाता, लेकिन संकेत साफ हैं। नशा, फेंटानिल और उसकी टूटी हुई जिंदगी। आखिरकार वो लड़ाई हार गई। अली का दुख। सबसे भावुक पल आता है जब अली को रू की मौत का पता चलता है। वो उसकी लाश के पास बैठा है। टेबल पर गोलियां पड़ी हैं। वो उन्हें टेस्ट करता है और पता चलता है कि उनमें फेंटानिल मिला था। अली टूट जाता है। वो मुट्ठी से टेबल पर वार करता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा, क्योंकि उसने सिर्फ एक दोस्त नहीं खोया, उसने अपनी बेटी जैसी इंसान को खो दिया। अली का बदला। कुछ समय बाद अली एक मीटिंग में जाता है। वो स्वीकार करता है कि रू की मौत के बाद उसका विश्वास टूट गया है। अब वो सिर्फ बैठकर बातें नहीं करना चाहता, अब वो न्याय चाहता है। और इसी वजह से वो अलामो के क्लब पहुंचता है, एक बंदूक के साथ। अंतिम मुकाबला। अलामो और अली आमने सामने खड़े हैं। दोनों जानते हैं कि उनमें से एक ही जिंदा बचेगा। अलामो हमेशा की तरह खेल खेलता है। वो एक नकली द्वंद्व की व्यवस्था करता है। उसे यकीन है कि वो जीत जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि उसके अपने आदमी उसे धोखा दे चुके हैं। जब अलामो ट्रिगर दबाता है, बंदूक नहीं चलती। कुछ सेकंड के लिए वो हैरान रह जाता है और यही उसकी आखिरी गलती साबित होती है। धड़ाम। अली गोली चला देता है। अलामो जमीन पर गिर जाता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यूफोरिया सीजन 3 का असली संदेश नशे या अपराध के बारे में नहीं है। ये कहानी है चुनावों की। रू हर बार बचना चाहती थी, लेकिन हर गलत फैसले ने उसे और गहरे अंधेरे में धकेल दिया। नैट ताकत चाहता था, लेकिन वही ताकत उसकी बर्बादी बन गई। कैसी प्यार चाहती थी, लेकिन उसे सिर्फ खालीपन मिला। और जूल्स, वो आगे बढ़ गई, लेकिन अपने दिल में रू की याद लेकर। अंतिम दृश्य। सीजन के आखिरी पलों में अली उस परिवार से मिलने जाता है जिसने कभी बॉर्डर पार करते वक्त रू की मदद की थी। वे सब साथ बैठकर प्रार्थना करते हैं। एक कुर्सी खाली है और कुछ क्षणों के लिए अली को वहां रू दिखाई देती है, शांत, मुस्कुराती हुई। पहली बार, बिना दर्द के, बिना डर के, बिना किसी बोझ के। और तभी रू की आवाज सुनाई देती है, मे गॉड ब्लेस अस ऑल, यानी ईश्वर हम सब पर कृपा करे। और इसी भावुक पल के साथ रू बेनेट की कहानी समाप्त हो जाती है।